Hello everyone, welcome back in another video with another topic, which is Government of India Act 1858. Government of India Act of 1858. 1858 पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके पहले 1857 का रिवोल्ट हुआ था। 1857 का रिवोल्ट हुआ था। इसके कारण भी बहुत सारे हैं। इसके रीज़न्स जैसे इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट हो रहे थे इंडियंस, एंड सोशली एक्सप्लॉइट हो रहे थे, पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट हो रहे थे, और मिलिट्री ग्रीवांसेस भी थी। ग्रीवांसेस मतलब होता है शिकायतें। और रिलीजियस रीजन्स भी थे, कुछ रिलीजियस रीजन्स भी थे। इतने सारे रीजन्स थे तो एक जैसे होता है कि बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म हो गई थी इनके अंदर। ये कब से एक्सप्लॉइट हो रहे थे? देखिए 1608 में इंडिया में आ गए थे, तब से मतलब स्टार्ट कर दिए थे इन्होंने अपना काम। पहले तो ट्रेड कर रहे थे, फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में घुसने लगे तो उनसे टैक्स लेने लगे, रेवेन्यू लेने लगे इतना ज़्यादा। फिर काम भी ज़्यादा ही लेते थे, पैसे कम देते थे, उनका ही सामान ले जाके वहाँ बेचते थे। और उसके बाद उनके मतलब रिलीजियस की भी बात आ गई थी, इसीलिए इनका जो क्षमता था वो ख़त्म हो गया था। इनको बर्दाश्त करने की क्षमता ख़त्म हो गई थी। इसीलिए पहली बार इंडियंस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये विद्रोह किया था। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको स्पॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। मतलब ब्रिटिशर्स तो इसको स्पॉय म्यूनिटी कहते हैं, लेकिन इंडिया में कहीं बार इसको ये भी कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इतना तो हमने देखा। तो यहाँ पे जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है इनका, तो इसी टाइम बहादुर शाह जफ़र को दिल्ली में बैठाया जाता है सेंटर पे इंडिया में रूल करने के लिए, कि मुग़ल शासक अब रूल करेगा इंडिया पे। ठीक है, दिल्ली में बैठाया गया। लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं था कि मतलब जिनको हम पेंशन देते थे, जो हमारे पैसों पे जीते थे, वो रूल करेंगे अब इंडिया पे। तो उनको ये बात बर्दाश्त नहीं था। फिर उन्होंने हेक्टर मुनरो को भेजा, कई लोगों को भेजा वहाँ से, ब्रिटेन से, यहाँ पे जो विद्रोह चल रहा था उसमें लड़ने के लिए। अंततः मतलब अल्टीमेटली दिस रिवोल्ट वॉज डिफीटेड। मतलब ये हार गए थे, इस रिवोल्ट को इंडियंस जो थे वो हार गए थे। वो हारने के भी कई रीजंस थे। यूनिटी नहीं थी यहाँ के पीपल्स में, बट उसको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा मैं कहानी स्टोरी के रूप में बता दे रही हूँ आपको। तो ये हार गए थे, और बहादुर शाह जफ़र जो सेंटर में बैठे थे उनको भेज दिया गया था म्यांमार में इनको कैद की तरह रखा गया था। फिर ये कुछ टाइम बाद इनका डेथ हो गया था। ठीक है, आपने इतना समझा। और ब्रिटिश क्राउन खुद आ गया था इंडिया में रूल करने के लिए। मतलब ये अपना एक रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं यहाँ पे, इनके बिहाफ में रूल करता है यहाँ पे इंडिया में। जो वाइसरॉय होते हैं, गवर्नर जनरल जो भी भेजते हैं, आप अभी देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है क्राउन रूल। अब होगा स्टार्ट क्राउन रूल। अभी तक हम पढ़ रहे थे कंपनी रूल कहाँ से कहाँ तक मैंने बताया था आपको। 1773 से 1858 तक कंपनी रूल चल रहा था, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट आया था और अमेंडिंग एक्ट आया था, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1786 आया था, और ऐसे कई चार्टर आए थे, 4 चार्टर आए थे। लेकिन इसके बाद अब कंपनी रूल के बाद आएगा क्राउन रूल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 कहा गया। क्यों कहा गया इसको? क्योंकि इसमें अब गवर्नमेंट मतलब एक क्राउन का एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा यहाँ पे रूल करने के लिए। इसको कहा गया था गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। फॉर द फर्स्ट टाइम ये नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको ऐसा क्यों कहा गया गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका सारा पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था इंडिया पे, उसको किसको दे दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। तो लिख लेते हैं बिकॉज, क्यों कहा गया, यहाँ वर्ड डाल देते हैं, बिकॉज हैंड ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल टू ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी।
अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आप इतना समझिए कि अगर कोई पूछे आपसे कि इसे गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी इंडिया पे, उसको हैंड ओवर कर दिया गया था किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश क्राउन को या ब्रिटिश इंडिया को, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स होंगे, फीचर्स हम देखते हैं। फीचर्स क्या क्या हैं, फीचर्स ये हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो चेंज हो गया था किसमें, वायसराय ऑफ इंडिया। तो पहली बार हम लिख लेंगे इसको, डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज टू वायसराय ऑफ इंडिया। पहले आप ये बताइए, जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम आपको याद है कि नहीं? नहीं याद है तो एक बार फिर से रिवीजन करते चलिए। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रिवीजन करते चलिए, क्योंकि ये याद नहीं रह जाता, ये बहुत फैक्चुअल डाटा है, इसीलिए याद नहीं रह जाता, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ याद करते चलिए। अब ये हमारे थर्ड वाइसराय हैं, जो गवर्नर जनरल जो थे, यहाँ पे तो गवर्नर जनरल थे, इनको भी गवर्नर जनरल कह सकते हैं, बस इनका जो पोजीशन नेम चेंज किया गया है। पोजीशन नेम मतलब इसको कहते हैं, डेजिग्नेशन मतलब होता है पोजीशन नेम, तो जो पद नाम होता है उसको चेंज किया गया है, जो कि हो गया वाइसराय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट वाइसराय वॉज लॉर्ड कैनिंग। कौन थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? आप बताइएगा कमेंट्स में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे वो भी बताइएगा। आई होप आपको याद होगा, वैसे मुझे लगता है कि याद होगा, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये जो वाइसराय थे, वाइसराय जो थी वो सेकंड रॉयल्टी थे ब्रिटिश क्राउन की, सेकंड रॉयल्टी थी। मतलब रॉयल्टी मतलब ये है कि ये ब्रिटिश क्राउन की रिप्रेजेंटेटिव थे, ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव थे, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन थे, ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन थे ये वाइसरॉय। ठीक है, इतना आप समझेंगे। इन्होंने एक नया ऑफिस भी क्रिएट किया था, न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो लंदन में बैठते थे। कहाँ बैठते थे? लंदन में। जिससे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ऐसे जो होते हैं मिनिस्टर्स, वैसे ही होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इंडिया के लिए एक सेक्रेटरी बनाया गया था जो कि लंदन में बैठते थे, ब्रिटिश कैबिनेट में बैठते थे, और इन्हीं के अंदर सारा पावर वेस्टेड था, मतलब सारी पावर थी इनके अंदर। ये कहाँ बैठते थे? ब्रिटिश कैबिनेट में बैठते थे, और इनके अंडर सारा पावर था, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव का सारा पावर इनके अंदर वेस्टेड था। तो हम एक बार लिख लेंगे, मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड vested complete authority and control of over Indian administration। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि वाइसरॉय या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन से एक्ट में आया था, 1858 में आया था। जो वाइसरॉय थे वो इंडिया में थे, ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेशन थे, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन थे। इनको सेकंड रॉयल्टी इसीलिए कहा गया था क्योंकि ये पहले तो ब्रिटिश क्राउन थे और इसके बाद ये वाइसरॉय थे। ठीक है, ये इसीलिए इनको सेकंड रॉयल्टी का नाम दिया गया क्योंकि ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन थे किसके? ब्रिटिश क्राउन के। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया, ये कहाँ बैठते थे? लंदन में बैठते थे। ये ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे। इनके अंदर सारी पावर, सारी अथॉरिटी और कंट्रोल करने की भी अथॉरिटी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव की कंट्रोल करने की अथॉरिटी भी इनके अंदर था। ठीक है, इतना आपने देखा। उसके बाद जो डुअल गवर्नमेंट हमने बताया था, डुअल गवर्नमेंट बताया था प्रीवियस लेक्चर में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर,
ये सब एबॉलिस्ट हो गया था, एबॉलिस्ट हो गया था। ठीक है, इतना आप समझे। फिर ये जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इनके मतलब इनके लिए 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई थी फॉर हेल्पिंग हिम। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल जैसे बताया था, वैसे होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। कितने मेंबर थे? 15 मेंबर थे। और वो जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी वो सब ख़त्म कर दिया गया क्योंकि वो कंपनी रूल में था और क्राउन ने वो सब ख़त्म कर दिया। इनका इस जो सब सारी पावर थी सबको ख़त्म हो गया है। यहाँ पर ये 15 मेंबर नए थे जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ काम करेंगे। ठीक है, अब आप इतना समझे। एक बार इसको मतलब रिवीजन कर लेते हैं। पहली बार तो ये इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सारा पावर था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, उस पर इंडिया पे किसको हैंड ओवर कर दिया गया था? ब्रिटिश इंडिया को कर दिया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चेंज इनटू वाइसरॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। पहली बार एक नई ऑफिस की स्टार्टिंग हुई। कौन सा ऑफिस का क्या नाम है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि लंदन में बैठते थे। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, एक्सटर्नल मिनिस्टर होते हैं, ऐसे ही ये भी एक मिनिस्टर थे जो कि लंदन में बैठते थे। ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर थे। इनके अंदर सारी अथॉरिटी, सारी पावर थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव की इनके अंडर आती थी। इनमें 15 मेंबर काउंसिल का अपॉइंटमेंट हुआ था क्योंकि इनके हेल्प करने के लिए, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल भी कहा गया था। और इनके जो चेयरमैन थे उनको भी असिस्ट करते थे। असिस्ट मतलब होता है हेल्प, असिस्ट करते थे। ठीक है, जो डुअल गवर्नमेंट था वो ख़त्म हो गया था। इसका जो नेक्स्ट फीचर ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें एबॉलिस्ट कर दिया गया था और सारा पावर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जिसमें रेवेन्यू पावर थी और जो टेरिटरी था वो भी किसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन को, वाइसरॉय को। तो लिख लेंगे इन दिस एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज abolished. East India Company was abolished and the power and transfer the power of government टेरिटरीज भी हैं और रेवेन्यू टू ब्रिटिश क्राउन। वैसे तो आपको मैंने यहाँ पे ही बता दिया था कि हैंड ओवर कर दिए थे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को, किसको? ब्रिटिश क्राउन को, और ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन इसकी सेकंड, ये तो मैंने आपको ये बताया था, इसलिए इसको क्यों कहा जाता है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए इसको बताया था। लेकिन ये सेकंड फीचर्स है गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 की, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इस एक्ट में अबॉलिस्ट कर दिया गया था और सारा पावर जो था उसको ट्रांसफ़र कर दिया था, किसको? ब्रिटिश क्राउन को। जो टेरिटरी था, रेवेन्यू पावर था, सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया गया था ब्रिटिश क्राउन को। अब इस टॉपिक को आज यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।